नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद उपाध्याय भारत के सबसे बड़े ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में अनअकैडमी के साथ व्यस्त होंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने विषय में एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। मित्रों, मैंने बीएससी किया हुआ है सीबीजेड से। मेरा एमएससी बॉटनी से है दोस्तों। साथ ही मैंने एमए हिंदी किया हुआ है दोस्तों। और मैंने बीएड भी किया है दोस्तों। मुझे 7 सालों का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों। और अब तक 3,500 से अधिक स्टूडेंट मेरे साथ जुड़कर, मेरे साथ तैयारी करके अपनी सफलता को अर्जित कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं आप भी मेरे साथ जुड़ करके, अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करेंगे और निश्चित ही अपने गंतव्य को, अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, ऐसी ही आशा के साथ मैं आगे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपीपीएससी व्यापम का जो प्रोग्राम है उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करता हूं, अनअकैडमी के विषय में थोड़ी सी बात करता हूं दोस्तों। अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराती है दोस्तों। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपको अनअकैडमी देती है, जहां आप अपने एजुकेटर से सीधे बात करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों, अपनी स्टडी कर सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी आपको लाइव टेस्ट एवं क्विज की भी सुविधा उपलब्ध कराता है दोस्तों। अनअकैडमी स्मार्ट वर्क में बिलीव करता है। आपने जितना पढ़ा हुआ है दोस्तों, उसका उसका टेस्ट भी अनअकैडमी के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जाता है दोस्तों। अनअकैडमी आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स देता है कि इतनी क्लासेस में इतना इतना पोर्शन तैयार करा दिया जाएगा दोस्तों। और यकीन मानकर चलिए, अनअकैडमी ने आपको भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा अवसर दिया है। अनअकैडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत की सर्वोत्कृष्ट जो फैकल्टीज हैं, है ना, उन नामी ग्रामी जो फैकल्टीज की फहरिस्त अनअकैडमी के पास है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों। यही अनअकैडमी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अनअकैडमी को कैसे चलाएं, अगर आपके मन में ये एक डाउट आ रहा हो दोस्तों, तो अनअकैडमी को चलाना, अनअकैडमी से जुड़ना बड़ा ही सरल है। आप अपने एंड्रॉयड फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और आप एजुकेटर से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें फॉलो करें और अनअकैडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनअकैडमी के हर एक लेसन, हर एक रिचुअल्स की जानकारी आपको, हर अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों। मैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की अगर आपसे बात करूं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बड़ा ही सस्ता है दोस्तों। अनअकैडमी का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आपको, एक सब्सक्रिप्शन के फायदे अनेक हैं दोस्तों। अगर देखा जाए, आप घर बैठे अनअकैडमी आपको तैयारी करवा देता है दोस्तों। अब आपको अपने घर से बाहर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर से बाहर जाने, तैयारी करने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ही बैठकर अनअकैडमी के थ्रू तैयारी कर सकते हैं और भारत की टॉप मोस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेके। साथ ही अनअकैडमी का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आपको ऑफलाइन क्लासेस की भारी भरकम फीस एवं भाग दौड़ से भी बचा देगा दोस्तों। अनअकैडमी और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक मेजर डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ आपको एक विषय पढ़ाने के लिए ढेर सारे एजुकेटर्स मिलेंगे दोस्तों, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे और आपको ऑफलाइन क्लासेस में एक ही टीचर कई विषय पढ़ाता रहता है दोस्तों। यहाँ के टीचर, यहाँ का एजुकेटर अपना बेस्ट कंटेंट और बेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता है। यही फर्क है दोस्तों हम में और औरों में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें। और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर मैं यही कहूंगा कि अभी जो स्थितियां चल रही हैं कोरोना महामारी की, उसके चलते आप क्राउड में बैठकर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है दोस्तों। तो आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 7,000 रुपए का है दोस्तों। अगर 2 सालों तक के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और पूर्ण रूपेण अपनी तैयारी करके अपने गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, तो 2 सालों का सब्सक्रिप्शन लें दोस्तों। 1 साल का सब्सक्रिप्शन
केवल 7,000 का है और 2 सालों का सब्सक्रिप्शन 8,400 का है। इतना छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेकर आप अनेक फायदे आपको मिल जाएंगे। आपको कोरोना के हर्डल से भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने घर में बैठकर ही तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, और आपके मन में जो डाउट आएंगे वो भी आप यहीं बैठकर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यदि इसके ऊपर भी आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको मेरा स्क्रीन पर जो रेफरल कोड या प्रोमो कोड फ्लैश हो रहा है AUP10 ये डाल देना है दोस्तों, और निश्चित ही ये प्रोमो कोड आपको 10% का डिस्काउंट दिला कर जाएगा दोस्तों। और इस प्रोमो कोड को अप्लाई करने के बाद आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 6,300 रुपए में, 6,300 रुपीज में मिल जाएगा दोस्तों। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 7,560 रुपये में मिल जाएगा। 7,560 रुपए की छोटी सी राशि देंगे आप। अगर इसको डिवाइडेड बाई 24 करें तो आप पाएंगे कि आप 315 रुपए प्रति माह में भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर और भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर ऐप के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आज ही आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और मेरा प्रोमो कोड डालना ना भूलें। मेरा प्रोमो कोड है AUP10। और यदि आपको ऐसा करने में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे जुड़ करके अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हैं दोस्तों। और मैं वर्तमान में आपको MP के सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी और पर्यावरण करा रहा हूं दोस्तों। ये खास तौर से MPPSC मुख्य परीक्षा, MPPSC प्रारंभिक परीक्षा और मध्य प्रदेश की अदर एग्जाम, खास तौर से उपनिरीक्षक या सब इंस्पेक्टर की परीक्षा और MPTET को दृष्टिकोण में रख कर के ये सारे रिचुअल्स में बना रहा हूँ, सारी क्लासेस, सारे लेसन्स में बना रहा हूँ। आपको यहाँ जहाँ भी डाउट होता है आप उसे सीधे जोड़ करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। इतनी चर्चा के बाद मैं अपने विषय पर आता हूँ, और आज का विषय है हिंदी भाषा का विकास। के तहत मैं आपको आज वर्णमाला पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। मैंने इसके पहली कक्षा में आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, और वर्णमाला का जो पहला पार्ट था स्वर, वहां तक हमने कंप्लीट किया था। मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं दोस्तों, 2 मिनट, उसके बाद मैं नई चर्चा यहां से शुरू करूंगा। इसके पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, और उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला के 2 प्रमुख तत्व होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के विषय में मैंने बताया था स्वर वे वर्ण होते हैं दोस्तों जिनका उच्चारण बिना किसी विघ्न, बाधा, अवरोध के होता है। ठीक है, या यूं कहें कि जिनके उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलेगी, कोई हर्डल नहीं रहेगा दोस्तों, कोई ब्रेकर नहीं रहेगा, सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। और ध्यान रखना, स्वरों की डिपेंडेंसी नहीं होती किसी में, ये स्वतंत्र होते हैं, ये निर्भर नहीं होंगे किसी पर, इनकी डिपेंडेंसी किसी पर नहीं होती, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या की बात मैंने की थी। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं दोस्तों। इन्हें हमने 2 भागों में बांटा था। एक होते हैं लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, इन्हीं का एक और नाम है मूल स्वर। इनका एक और नाम है दोस्तों एक मात्रिक स्वर। संख्या 4 थी। कौन कौन से थे? ह्रस्व अ ई उ ऋ। ये 4 जो है रा ऋषि का जिसको बोलते हैं, तो ठीक है, अ ई आ कौन सा वाला है दोस्तों? छोटा वाला है ना। ठीक है, अ ई इमली वाली, उल्लू वाला ऊ। ठीक है, और ऋषि, ये 4 वर्ण जो है ये ह्रस्व स्वर हैं, ये मूल स्वर हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है दोस्तों, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ठीक है, दूसरे होते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर। संख्या 7 होती है। जो बचे हुए से स्वर हैं, 2 छोटे आ को मिला दीजिए, 2 ह्रस्व आ को मिला दीजिए, एक बड़ा आ बनेगा। 2 ह्रस्व ई को मिला दीजिए, एक बड़ी ई बनेगी। 2 ह्रस्व ऊ को मिला दीजिए, एक बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखना है दोस्तों, हमें बनाना है आ और ई को मिला दीजिए तो ए बनेगा, और आ और ए को मिला दीजिए तो आई बनेगा। आ और ऊ को मिला दीजिए तो ओ बनेगा, और आ और ओ को मिला दीजिए तो औ बनेगा। ये 7 दोस्तों दीर्घ स्वर होते हैं, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर,
द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, मिश्रित स्वर भी कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है दोस्तों। मिश्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एकमात्रिक स्वरों की संख्या 4 होती है। ऐसे आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा ह्रस्व स्वरों की संख्या, वो भी 4 होगी, क्योंकि ये जो ह्रस्व स्वर है इनके 4 नाम थे ना, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर। ठीक है, तो जो दीर्घ स्वर हैं उन्हें गुरु स्वर कह दीजिए, द्विमात्रिक स्वर कह दीजिए, संयुक्त स्वर कह दीजिए, मिश्रित स्वर कह दीजिए। इनकी संख्या 7 हो जाएगी। यहां मैंने स्वर समाप्त किए थे दोस्तों। आज मुझे व्यंजनों पर चर्चा करनी है। तो स्वर के बाद हम व्यंजन शुरू करने जाते हैं। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? ध्यान रखना, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु कहीं ना कहीं मुख में रुक कर या अवरोध के साथ बाहर निकलती है। ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा अबाध गति से मुख द्वार से नहीं निकलती। अबाध गति से नहीं निकलेगी मतलब कहीं ना कहीं बाधा होगी दोस्तों। ठीक है, या तो पूरे तरीके से बाधा मिलेगी या आधे तरीके से। बाधा कहां कहां होती वो भी ध्यान रख लीजिए। कहीं कंठ में हो सकती है, तो तालु में भी हो सकती है। ठीक है, तालु क्या होता है? मुख का वो ऊपरी हिस्सा जहां जीभ घुमाते समय आपको कुछ खुरदुरा महसूस होता है, रफ महसूस होता है। ये वाला हिस्सा जहां जीभ फिराने से आपको गुदगुदी लगती है दोस्तों, वो तालु होता है। पैलेट होता है, अपर पैलेट। ठीक है, अपर पैलेट के 2 हिस्से होते हैं दोस्तों। एक वो रफ जहां पर खुरदुरा भाग है उसे तालु कहा जाता है। जीभ थोड़ा सा मोड़ लीजिए और वहां घुमाने की कोशिश करिए जहां सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन दिखाई देती है, रफ नहीं होगी। उस सॉफ्ट स्किन को हिंदी में मूर्धा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मूर्धा। तो ये ब्रेकर बता रहा हूं मैं कि कहां कहां ब्रेकर है आपके मुख में। एक तो आपका थ्रोट, गला, जिसको हम कंठ कहते हैं। दूसरा तालु। तालु किसको कहते हैं? जहां खुरदुरा भाग होता। तीसरा सॉफ्ट वाला पैलेट, इसे मूर्धा कहा जाता। चौथे होते हैं दांत, टीथ। दांतों में भी एक ब्रेकर होता है। ठीक है, और 5वें होते आपके ओठ, ओष्ठ। ये 5 स्पीड ब्रेकर बताए गए हैं हिंदी में कि आपके मुख में 5 स्पीड ब्रेकर होते हैं और व्यंजन इन्हीं 5 स्पीड ब्रेकरों पर कहीं ना कहीं रुक जाते हैं दोस्तों। तो वायु वहां बाधित हो जाती, इसलिए कहा जाता है व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, जीव कहीं ना कहीं या वायु मुख में कहीं ना कहीं रुक जाएगी, कहीं ना कहीं अवरोध आ जाएगा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु कहीं ना कहीं रुक जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। परिभाषा फिर से देखते हैं दोस्तों। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा अबाध गति से मुख विवर से नहीं निकलती, वरन उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं दोस्तों। क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ध्यान रख लीजिए, व्यंजन का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता दोस्तों। ये सदैव स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं एवं बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत युक्त होता है दोस्तों। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ जैसे वा बना तो नीचे, ठीक है, उसके जो फुटर होता है नीचे, जो पाद होता है, ये डंडा है जिसको अपन कहते हैं खड़ी पाई, उसके नीचे अक्सर एक हलंत लगा होता है। ठीक है, एक 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 लाइन खींची होती है टेढ़ी इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या होती है दोस्तों? वो हलंत होती है। ध्यान रखिए, व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत युक्त होता। आगे जब मैं अभी आपको वर्ण विक्षेपण पढ़ाऊंगा या जिसको वर्ण क्रम भी कहते हैं, उसमें ये सारी चीजें क्लियर करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां तो केवल आपको इतना रखना है याद कि व्यंजन का शुद्धतम रूप हलंत युक्त होता है, उसमें हलंत लगा होता है दोस्तों।
ठीक है, तो ध्यान रखिए इस हलंत समाप्त कब होता है हलंत, जब उसमें स्वर वर्ण जुड़ जाता है। ध्यान रखिए मित्रों, सभी व्यंजन वर्णों में आ स्वर की ध्वनि छुपी रहती है। कौन सा? ह्रस्व आ, बोलो का। बाद में क्या आया? अ। खा क्या आया? अ। ग क्या आया? आ। लास्ट में बोल कर देखिए, आ की ध्वनि छिपी हुई है। इसलिए ध्यान रखिए, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। दोस्तों, व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेना आवश्यक होता है। बिना स्वरों की सहायता के इनको बोला ही नहीं जा सकता दोस्तों। ठीक है, और इन्हें लिखे जाने के लिए भी स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिए, फिर से सुन लें, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पर हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या विद्वानों ने 33 निर्धारित की है। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए तो आपको आंसर 33 ही देना है। ठीक है, कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कितने मूल वर्ण होते हैं? 44। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो 44 + 4 48। कल मैंने बताया था आपको 52 कैसे होते। 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, अम और आहा। आहा अयोगवाह हैं, और डा और ढा कैसे हैं? द्विगुण वर्ण हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि 52 वर्णों की चर्चा मैंने आपसे यहां पर की थी। तो यहां पर 33 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों को भी वर्गीकृत करेंगे आगे, और इन व्यंजनों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है दोस्तों। एक पहला होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं? स्पर्श, मुख की आकृति में या मुख का जो आपका ये बकल कैविटी है, मुख है, वहां कहीं ना कहीं जब स्पर्श हो रहा है तो स्पर्श व्यंजन संख्या 25 होती है दोस्तों, है ना। आगे मैं बताऊंगा। इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ मतलब अंतः स्थित। ठीक है, कहा जाता है कि नाभि केंद्र से निकल कर आते हैं तो अंतस्थ कहलाते हैं। और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन दोस्तों, जिनके उच्चारण करते समय गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो 25 + 4 29 + 4 33। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हो गए? 33 व्यंजन हो गए, है ना। आइए स्पर्श व्यंजनों की चर्चा करते हैं मित्रों। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करते समय एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दबाव पड़ता है, या तो जीभ जाकर वहां स्पर्श करती है। वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन कौन से मैंने बताए थे दोस्तों आपको। पहला पर्टिकुलर पॉइंट है कंठ। क्या है? कंठ। ठीक है, तो जो का वर्ग होता है उसको बोलते समय कंठ पर दबाव पड़ेगा, गले पर का से कंठ। तो ध्यान रखिए, जो का वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। बोलकर देखिए, एक स्थान से निकलते हुए प्रतीत होंगे। और आपको हिंदी सीखना है दोस्तों तो यहाँ बच्चा बनना पड़ेगा। मैंने बार बार कहा था, आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होंगे। बिल्कुल बच्चा बन जाइए। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, का, खा, गा, घा, अंगा। इसको यहाँ नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, ये अंगा है, यहाँ बिंदु लगाना छोड़ दिया है, ये बिंदु लगा रहता है यहाँ पर, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये अंगा है, ध्यान रखिए। बोलिए अब मेरे साथ, कंठ पर हाथ रखिए और बोलिए, का, खा, गा, घा, अंगा। कहां दबाव पड़ रहा है दोस्तों? गले पर पड़ रहा क्या? हाँ, तो इसलिए, क्योंकि मैंने कल भी कहा था, दुनिया की सभी वर्णमालाओं में हमारी हिंदी वर्णमाला पूर्णता वैज्ञानिक है, क्योंकि ये संस्कृत वर्णमाला से ही ली गई है। और कहते हैं कि संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई थी, इसलिए से माहेश्वर सूत्र से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये पूर्णतः वैज्ञानिक है दोस्तों, एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की यहां अधिकता होती है। ठीक है, तो पूर्णता वैज्ञानिक। अब आप बोलकर देखिए, च,
छ, ज, झ, इय। आपने चा वर्ग का उच्चारण किया। आप बताइए जीभ कहां जाकर लग रही है? तो आप पाएंगे कि जीभ उस खुरदुरे तालू पर लग रही है, रफ पैलेट पर लग रही है, जिसे तालब्य कहा जाता है, तालू कहा जाता है। तो ध्यान रखिए मित्रों, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालू होता है। मेरे साथ फिर से बोलिए और महसूस करिए कि जीभ क्या एक स्थान को हिट कर रही, पर्टिकुलर पॉइंट को हिट कर रही या नहीं। बोलकर देखिए, चा, छा, जा, झा, इया। फिर से बोलिए, चा, छा, जा, झा, इया। आप पाएंगे कि निश्चित अगर आप उच्चारण आपका सही है तो जीव एक स्थान पर आकर स्पर्श करेगी, वो तालु था। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान मित्रों तालु होता है। अब मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए, टा। अगर टा बोलेंगे तो जीभ को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जीभ एकदम पलट जाएगी झटके से दोस्तों। और पलट कर कहां लगेगी? उस सॉफ्ट पैलेट पर, जहां खुरदुरा भाग नहीं है, सॉफ्ट भाग है, वहां लगेगी जीभ। बोल कर देगी, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। बोला फिर से बोलते हैं, टा, ठा, डा, ढ, ड़। लग रहा है क्या? हाँ, जीभ एक पर्टिकुलर पॉइंट को हिट कर रही दोस्तों। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है? मूर्धा है। क्योंकि मैंने कहा था रफ पैलेट को तालु कहते हैं और सॉफ्ट पैलेट को मूर्धा कहते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट पर हिट कर रही है तो वो मूर्धन्य था। अब ठीक है, ध्यान रखिए, जिनके दांत नहीं होते उन्हें कुछ वर्ड बोलने में समस्या आ जाती। दद्दा बोलकर देखिए, नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तत्ता बोलकर देखिए, नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ड जो एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हिट करने के कारण, दांत नहीं है तो वो दिक्कत होगी उन्हें बोलने में। ठीक है, क्योंकि वो ब्रेकर खत्म हो गया ना। आप मेरे साथ बोलकर देखिए। ठीक है, ता, ता वर्ग को दंत कहा जाता है, क्योंकि ता वर्ग बोलते समय आपकी जीभ जाकर दांतों पर लगेगी। बोलिए, दांतों को धक्का मारेगी। ता। लगा क्या? लगा है। ठीक है, ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, बोलकर देखिए, ता, था, दा, धा, ना। यहां हिंदी में सब कुछ प्रमाणिक है, आपके सामने हो रहा है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब तक मैंने 4 वर्ग बताए। का से कंठ, बोलते समय कहां दबाव पड़ रहा था? कंठ पर। चा, चा से क्या? तालु। चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, फिर अपन ने बोला टा वर्ग कहां लग रहा था? सॉफ्ट पैलेट पर, मूर्धा। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। फिर आपने बोला पा, फा, बा, भा, मा। जैसे आप बोलोगे पा, दोनों ओंठ आपस में आकर मिल जाएंगे। अपर और लोअर लिप्स आपस में आकर मिलेंगे। पा, फा, बा, भा, मा। इसके पहले आपने बोला था ना ता, मिल रही थी क्या? नहीं। था, मिल रहे थे क्या? नहीं। ता, था, दा, धा, ना। पर वहां एक सिमिलर था। ता बोलते समय, था बोलते समय, दा बोलते समय, धा और ना, सब पर बोलते समय जीभ जाकर कहां लग रही थी? दांतों पर लग रही थी। यहां नहीं है। यहां आपने बोला तो ऊंट काम करेंगे। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो ये जो पा वर्ग है ये ओष्ठ वर्ग कहा जाता है, क्योंकि उनको बोलते समय वायु कहां अवरुद्ध होती है? ओठों पर होती है। तो इस प्रकार से स्पर्शी व्यंजन मैंने बताया आपको, ये 5 थे दोस्तों। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ध्यान रखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि 5 वर्गों में विभक्त है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन पांचों वर्गों को कचटतब वर्ग भी कह दिया जाता है। और यहां भी देखिए तो ये का वर्ग का पहला वर्ण, का वर्ग का दूसरा, का वर्ग का तीसरा, का वर्ग का चौथा और का वर्ग का पांचवा। या यूं कह सकते हैं कि प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ग का द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ग का तृतीय वर्ण, इस तरीके से। तो वर्गों में विभक्त होने के कारण स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है दोस्तों। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 5 वर्ग कौन कौन से? का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, का से कंठ,
चा से तालु, ठीक है, टा से मूर्धा, ता से दंत और पा से ओष्ठ, ये 5 वर्ग हो गए। आइए अंतस्थ की चर्चा करते हैं। अंतः स्थित, अंतः कहते हैं रावण और राम की कहानी सुनी थी दोस्तों। तो रावण के प्राण कहां थे? नाभि में। कहते हैं नाभि मनुष्य का केंद्र होता है, जीवनी केंद्र होता है, वो अंतः स्थित होता है। तो यहां भी अगर आप बोलेंगे तो आपके नाभि केंद्र पर बल पड़ेगा। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय नाभि केंद्र पर बल पड़ रहा है, अंतः स्थित केंद्र पर बल पड़ रहा है, वो अंतस्थ वर्ण कहलाते। जैसे या, रा, ला, वा। फिर से बोलिए, या, रा, ला, वा। इन चारों वर्णों को बोलते समय नाभि केंद्र पर बल पड़ेगा दोस्तों। ऐसे वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये चारों वर्ण आपको याद हो गए। 25 + 4 29। आइए 4 बचे हुए देखते हैं। ये 4 है ऊष्म वर्ण। क्या है दोस्तों? ऊष्म वर्ण। ऊष्म मतलब होता है गर्म। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुख से गर्म वायु निकलती है, गर्म वायु का प्रक्षेप होता है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब इनको बोलने का तरीका होता है दोस्तों। हम तो क्या होते हैं, सबने उठाया तो सा था सा ऐसा पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों ही सा अलग अलग हैं। तीनों सा के उच्चारण स्थान भी अलग अलग हैं दोस्तों। इनसे प्रश्न पूछा जाता है। पहला वाला जो शाह है, जिनको बचपन से हम पढ़ते थे ना, शक्कर वाला शाह, अब नहीं पढ़ना, लेकिन अब मैं बताऊंगा इस शाह को बोलते समय जीभ कहां जाकर लगती है और उच्चारण स्थान आप बताना। अब मेरे साथ बोलना, शक्कर। बोलना, शक्कर, शर्करा। अगर आपने बोला शक्कर, तो शक्कर में यही सा आता ना दोस्तों। और इस सा को बोलते समय जीभ कहां लगी थी? इस सा को बोलते समय जीभ तालू पर लगी थी। और कौन से तालू पर? खुरदुरे पर। और खुरदुरा तालू तो तालव्य कहलाता है। हार्ड पैलेट या रफ पैलेट क्या कहलाता है? तालव्य कहलाता है। ये कौन सा शाह हो गया? तालव्य शाह। आज से आपको शक्कर का सा नहीं बोलना है, आपको आपके सिलेक्शन की कसम। यदि आपने इसको एक बार तालव्य शाह बोलना शुरू कर दिया, अब तो आपको याद बना रहेगा। कभी क्वेश्चन पूछेगा उच्चारण स्थान क्या है, आप तुरंत बोल दोगे तालु। अगर आप शक्कर का शाह बोलते रहे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर आपको इतना दिमाग में बिठा लेना कि इसको बोलते समय, इसका उच्चारण करते समय फील कर लो कि ये जीभ जाकर कहां लग रही है, तो अभी आप आंसर दे पाओगे। तालू पर लग रही थी। दूसरा शाह देखना, ये वाला दूसरा शाह, ठीक है। अब बोला षटकोण, षटपद। और जैसे श बोला आपने, श, षट, तो जीभ एकदम झटके से पलटी और सॉफ्ट पैलेट पर लगी, मूर्धा पर लगी, तो ये मूर्धन्य शाह होता है दोस्तों। इसे भी आपको अब षटकोण वाला शाह नहीं बोलना, मूर्धन्य शाह बोलना है। पहला तालव्य शाह, दूसरा मूर्धन्य शाह, और तीसरा मेरे मित्रों ये होता है दंत शाह। बोलना, सविता, सागर, सरिता, सरगम, ठीक है। तो जिनको बोलते समय, ठीक है, जीभ जाकर दांतों पे लग जाए, वो दंत शाह होता है। अब ये सरोता वाला सा नहीं बोलना, आपको ध्यान रखिए। ये कौन सा शाह है? ये दंत शाह है। ये अब शक्कर वाला नहीं बोलेंगे आप। ये कौन सा शाह है दोस्तों? ये वाला शक्कर वाला नहीं है, ये तालव्य शाह है, ये मूर्धन्य शाह है, और ये दंत शाह है। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और एक हा, इन चारों वर्णों को बोलते समय बोलना हा। यहां आप अपना हाथ लगाइए और बोलिए हा।
गर्म वायु मुख से बाहर निकलेगी। गर्म वायु के प्रक्षेप के कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी वर्णमाला वैज्ञानिक है। अगर आपने देखा होगा तो आपने फील भी किया होगा कि यहाँ पर विज्ञान लग रहा है, एक स्थान से कैसे बोल पा रहे थे आप। ठीक है, तो याद रखिए, हमने वर्गीय व्यंजनों की बात की, स्पर्शी व्यंजनों की बात की, संख्या 25 थी। फिर हमने अंतस्थ व्यंजनों की बात की, संख्या 4 थी दोस्तों। और उसके बाद हमने बात कर ली आपके ऊष्म व्यंजनों की, संख्या 4 थी। 25 + 4 29 + 4 33। और मैंने वही कहा था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क्या यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करूं? आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब संयुक्त व्यंजनों की चर्चा करते हैं, है ना। कंपाउंड कॉन्सोनेंट पर बात करते हैं। संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ। क्या होता है दोस्तों? जुड़ा हुआ। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है दोस्तों। छ, त्र, ज्ञ, श्र। छत्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, पहले ये श्रा तो बाद में आया है, ध्यान रखिए दोस्तों। प्रारंभ में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 होती थी। कितनी होती थी? 3। कहां तक? ज्ञा तक। इसलिए हिंदी के विषय में कहा जाता था दोस्तों कि हिंदी वह वर्ण है या वह भाषा है जो आ अर्थात अज्ञान, पहला स्वर है ना अनार वाला आ से लेकर ज्ञा तक चलती थी। अज्ञानी से लेकर के ज्ञानी बनाने तक की भाषा थी हिंदी। परंतु अब इसमें एक नया वर्ण जुड़ गया है। कौन सा वर्ण जुड़ा दोस्तों? श्रा। और श्रा से अगर देखें तो बनता है श्रमिक, लेबर। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि वो हमें अज्ञानी से ज्ञानी बनाकर लेबर बना देती है। ठीक है, लेबर बनाने तक का काम कर देती, क्योंकि वर्तमान की स्थिति क्या है, अब समाज नौकरी प्रधान समाज हो गया है। ठीक है, तो हमें, ठीक है, लेबर बना के रख देती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये तो मजाक की बात है दोस्तों, लेकिन हिंदी वास्तविकता में वह भाषा है जो अज्ञान से लेकर ज्ञान तक हमें ले जाती है। ध्यान रखिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की परिभाषा क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजनों में, ठीक है, संयुक्त व्यंजनों में दो व्यंजन आपस में मिले होते हैं। दो व्यंजन, एक स्वर रहित व्यंजन, जो पहला व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा, अर्थात व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत युक्त होता है, वही होगा। जैसे यहां मैं बात करूं, आगे इनको डिटेल से बताऊंगा भी कि छा कैसे बनता है। हलंत युक्त का दोस्तों, और सा ले लेंगे। कौन सा सा? ये कौन सा है? अब ध्यान रखो, षटकोण वाला नहीं बोल देना दोस्तों, हमने सिलेक्शन की कसम दी थी। ठीक है, ये मूर्धन्य शाह है। कौन सा शाह है दोस्तों? मूर्धन्य शाह। अगर इसको थोड़ा और बढ़ाना है तो मूर्धन्य शाह में भी हलंत लगा लो। का में तो लगा ही ली थी अपन ने, ये का है, इसको हलंत लगा लो। का प्लस मूर्धन्य शाह में हलंत और धन आ लगा दीजिए, तो इतना होता है, इतने से बनता है एक संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो स्वर रहित धन स्वर सहित व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ध्यान रखिए, जुड़े होने के कारण, मिश्रित होने के कारण मूल व्यंजनों में नहीं गिने जाते हैं। इसलिए मूल व्यंजनों की संख्या ओरिजिनल जो होते हैं वो 33 होते हैं। और ये तो मूल नहीं है, ये है व्यंजन लेकिन जुड़कर बने हुए हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए, दो और व्यंजन हैं जिन्हें डा और ढा कहा जाता। कुछ यहाँ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, डा है और ये ढा है, लेकिन इनके नीचे ये दोनों सेम है, बस काय का फर्क है, एक बिंदु का फर्क है। ठीक है, डा और ढा, अगर ये बिंदु लग जाएगा तो उच्चारण का स्थान बदल जाएगा, उच्चारण का उच्चारण अलग हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना, जब आप वो लिखते हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो आप ये लिखेंगे ढ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, उच्चारण में क्लैरिफिकेशन लाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये दो अलग व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है,
हिंदी में इनको दो तरीके से उपयोग किया जाता है, दो गुणों के आधार पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए ये जैसे हैं सेम वैसे हैं ये, लेकिन बिंदु के फर्क के कारण क्या है, इनके इनके उच्चारण के तरीके में अंतर आ गया है। दो गुण प्रदर्शित करने के कारण इन्हें द्विगुण वर्ण कहा जाता है, डा ढ। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन्हें द्विगुण व्यंजनों का एक और नाम होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होता है दोस्तों? उत्क्षिप्त। उ आधा छ और आधा ता, छा में छुट्टी की मात्रा छी, आधा पा उत्ता, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ होता है फेंका हुआ या झटके से। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, द्विगुण वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो जीभ झटके से ऊपर जाती है दोस्तों, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। इस प्रकार से हिंदी के व्यंजन वर्णों की चर्चा हमने की। हिंदी के व्यंजन वर्ण हमने आपको बताए कि 39 कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 25 तो ये थे दोस्तों स्पर्शी, 4 अंतस्थ थे तो कितने हो गए? 29 हो गए। 4 ऊष्म थे तो 33 हो गए, और 4 संयुक्त व्यंजन थे तो 37 हो गए, और 2 आपके द्विगुण या उत्क्षिप्त हो गए तो 39। याद रखिए दोस्तों, 39 प्लस 13 11 स्वर है। 39 प्लस 11 कितना हो गया? 50 हो गया। 39 प्लस 11 50 हो गया, और 2 अयोगवाह वर्ण थे अम और आहा। इस प्रकार हिंदी में 52 वर्ण है, लेकिन मूल तौर से अगर देखा जाए तो हिंदी में 44 वर्ण होते हैं दोस्तों, 33 व्यंजन और 11 स्वर। तो यहां तक तो 33 व्यंजन हो ही गए थे ऊष्म व्यंजनों तक। 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33 प्लस 11 क्या थे आपके वोवेल, तो 44 मूल वर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक की चर्चा अपन कर ली है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजनों का अगर देख लेते विग्रह कैसे होता है। ये छा है तो छा में कैसे करना है, का भी हलंत युक्त है और मूर्धन्य शा भी हलंत युक्त है, और आ तो यहाँ याद रखना है ये क्या हो जाएगा, छा। ये त्रा की बात करूं तो यहाँ त है, ता भी व्यंजन का शुद्ध रूप ऐसे ही होता है हलंत युक्त, ये व्यंजन का शुद्ध रूप है। रा में व्यंजन का शुद्ध रूप है। ठीक है, अगर इसमें आ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, आपको किताबों में ऐसे भी लिख दिया जाता ता हलंत युक्त, ता प्लस रा बराबर त्रा। मैंने इसको और तोड़ दिया है दोस्तों कि वास्तविकता में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत युक्त होता है और उसमें आ स्वर वर्ण की ध्वनि छिपी रहती, इसलिए उसको ऐसे लिख देते, बिना हलंत वाला ला रख देते हैं। तो ध्यान रखिए, आगे देखते हैं जा। ये थोड़ा टिपिकल होता है। ये जा सॉरी जा जो है, जा हलंत युक्त जा, और इया तो यहाँ भी हलंत युक्त धन आ, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ज्ञा हो जाएगा। और श्रा जिसको अपन श्रमिक कहते हैं, तो ये शा हलंत युक्त, रा हलंत युक्त और आ, यहाँ इनको मिला दीजिए तो दोस्तों ये क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी थी, 4। अब मैं आपको वर्णमाला से जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बात करता हूं कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है। ये सारी के सारे मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको प्रयत्न के आधार पर कैसे करना है, या आपको बोलते समय जीभ कहाँ लग रही है, कहाँ मेहनत करनी पड़ रही है, कहाँ अवरोध आ रहा है, वो सारा कुछ यहाँ देखने मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रयत्न के आधार पर दोस्तों होता है प्रकार, वो होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, मैंने आपसे पहले निवेदन किया था। इनकी संख्या 25 होती है। कहां से? क से मा तक होती है दोस्तों। इनके 5 वर्ग भी होते, का चा टा ता पा। तो का खा गा गा अंगा, है ना, ध्यान रखना है। का च चा छा जा जा इया, टा टा ठा डा ढाना, ता ता था दा धा ना, पा पा फा बा बा मा। तो यहां ध्यान रखना है कि का से मा तक जो जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है मेरे मित्रों, ध्यान रखना है, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन दूसरा प्रयत्न के आधार पर प्रकार है जो संघर्ष करते हैं। संघर्ष यहाँ लड़ते नहीं है, यहाँ संघर्ष का तात्पर्य जिनको बोलते समय मुख में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जिनको बोलते समय मेहनत करनी पड़े। मैंने कहा ना, बोलेंगे आप अगर क्लियर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बोलना श श, जीव झटके से श श श श, जहां पे आपको मेहनत करनी पड़ रही है ह,
ठीक है, तो ये संघर्ष करना पड़ रहा है जीव को, तो वो संघर्षी वर्ण होते हैं या ऊष्म वर्ण होते हैं, और उनके उच्चारण में गर्म वायु भी निकलती है। सबसे अच्छा पहचान की यही आइडेंटिफिकेशन है कि इनको बोलते समय गर्म वायु का प्रक्षेप होता है, गर्म वायु मुख से निकलती है। तीसरा है स्पर्श संघर्षी। ठीक है, स्पर्श संघर्षी कौन है? च। यहां भी बोलते समय संघर्ष होगा, लेकिन जाकर लगेगी कहां? जाकर लग जाएगा आपके वायु। कहां पर? जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉरी हार्ड पैलेट है, जिसको तालु कहा जाता, तालु पर लगेगा। चा, छा, जा, झा, इया। यहां नहीं आएगा, क्योंकि यहां बोलते समय स्पर्श नहीं होता। कहां नहीं होता? पूर्ण रूपेण तालु पर स्पर्श नहीं होता। इसलिए स्पर्श संघर्षियों की संख्या 4 है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? निम्न में से कौन सा वर्ण संघर्षी है, कौन सा वर्ण संघर्षी नहीं है, इस तरीके से पूछ लिया जाए। निम्न में से कौन सा वर्ण संघर्षी है, तो इन चारों में से कोई एक हो तो लगा देना। यहाँ पूछ लिया जाए कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है ना, तो इनमें चारों में से कोई हो तो लगा देना। हो सकता है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी नहीं होगा, चा, छा, जा की जगह हा लिख दिया जाए, तो आप हा पर टिक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं अनुनासिक वर्णों की। अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख और नासिका दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अनुनासिक वर्णों को नासिक्य वर्ण भी कहते हैं, अनुनासिक वर्णों को नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये वर्गीय व्यंजन थे जो, या स्पर्श व्यंजन थे, इनका जो पंचम वर्ण होता है, यहाँ देख लीजिए, ये जो पंचम वर्ण थे यहाँ से यहाँ तक, है ना, का खा गा गा अंगा चा छा जा इया टा ठा डा ना ता था दा ना पा फा मा, ये वाले जो पांचों थे, ये वर्गीय व्यंजनों का या स्पर्श व्यंजनों का जो पंचम वर्ण होता है, उस पंचम वर्ण को ही क्या कहा जाता है? अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इनको बोलते समय, ठीक है, इनको बोलते समय वायु नाक और मुख दोनों से निकला करती है, इन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अगली कैटेगरी है पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक बोल के देखिए, ला, ला। ठीक है, दोनों पार्श्व भागों पर कुछ कंपन होता है, इसलिए इसको ला को पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है। बोलिए ला। यहां कुछ दोनों साइड कुछ आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है, तो वो पार्श्व भाग होते हैं ना ये दोनों, तो यहां बोलने के कारण इसको पार्श्व में भी बांट दिया जाता प्रयत्न के आधार पर। अगला देखते हैं उच्छिप्त। मैंने पहले ही निवेदन किया था, उच्छिप्त शब्द का अर्थ होता है फेंका हुआ। बोलिए डा, ढा। ठीक है, डा, ढा। ठीक है, और ध्यान रखिए, इनको बोलते समय एकदम झटके से जीभ ऊपर उठती है, और झटका को उच्छिप्त कहा जाता फेंके हुए को। तो ये छठवीं कैटेगरी हो गई, दो वर्ण। अगला है प्रकंपित। प्रकंपित मतलब कंपन, बोला रा, मुख में कंपन होगा, रा। ठीक है, तो घुमड़ कर वायु निकलेगी, देखो रा। ठीक है, तो ये सातवीं कैटेगरी कौन सी थी दोस्तों? प्रकंपित, जो एक वर्ण है रा। अब बात करते हैं संघर्षहीन या अर्धस्वर। पंडित वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अर्धस्वरों की संख्या 4 ही है। अर्धस्वर, सभी अंतस्थ वर्णों को अर्धस्वर कहा, किसने? पंडित वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक में। परंतु अन्य सभी विद्वान ऐसा कहते हैं कि नहीं, अर्धस्वरों की संख्या 2 होती है। और अर्धस्वरों ने कौन से बताए? या और वा, रा और ला को हटा दिया। अर्धस्वर मतलब आधे स्वर। और स्वरों का एक एक मेजर जो डेफिनेशन थी, वो ये थी कि इनका उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा अवरोध के होता है। यहां ज्यादा संघर्ष नहीं होगा दोस्तों, इसलिए इसको संघर्षहीन भी कहा जाता है। बोलकर देखिए, या, वाह, बड़े सॉफ्ट तरीके से बोल पाएंगे आप। ठीक है, तो इनमें कुछ स्वरों की गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के हो गए। इनको अपन ने 8 भागों में बांट लिया, जो आपके सामने थे। स्पर्श का से लेकर मा तक 25 वर्ण, फिर संघर्षी की बात की, उस वर्णों की बात की, चारों के चारों। स्पर्श संघर्षी में भी 4 आ गए। यहाँ नहीं आया, पर यहाँ पर चाछा जा जा तक तो आया, यहाँ नहीं आया दोस्तों। यहाँ पर अनुनासिक में 5 आ जाएंगे, काखा का अंगा, चाचा जा जा इया, टाठा डा डाणा, ताथा दादा ना, पाफा बाभा
मा आ जाएगा, पार्श्विक में एक है ला, उच्छिप्त में दो है, ठीक है, लुंठित प्रकंपित में एक है, और संघर्षहीन या अर्ध स्वरों में दो है दोस्तों। इस तरीके से अपन ने इसकी चर्चा की। आइए आगे बढ़ते हैं और उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों की बात करते हैं, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण कर लेते हैं। यहाँ ये जो टेबल है ये भारी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। यहां सभी व्यंजन वर्णों का, सभी स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान में आपको दे दे रहा हूं, ठीक है। स्वरों का अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए देखना शुरू करते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कंठ से निकल रहे हैं ये, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कोई अंतस्थ वर्ण कण से नहीं निकलता, कोई ऊष्म व्यंजन नहीं निकलता। हाँ, अयोगवाह निकलता है, बोल के देखना, आहा। विसर्ग जो होता ना, स्वतः, अतः, परितः, अंततः, आहा, कहां से निकल रहा है, आहा। ये निकल कहां से रहे दोस्तों, ये निकल रहा है कंठ से। और यहां टेबल में मेंशन नहीं है दोस्तों, आपको जो पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर सब मेंशन करके मैं दे दूंगा आपको। यहां दो चीजें और जोड़ लेना है दोस्तों, अ तथा आ, दोनों जो आ वर्ण होते हैं वो कंठ से ही निकलते हैं। पीडीएफ में करेक्शन करके मैं आपको दे दूंगा। यहाँ दोनों स्वर वर्ण आएंगे, आ तथा आ का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों वो कंठ से ही होता है। ज्यादा हो तो आप प्रयोग करके देख लो, देखो, आ, आ, अ, आ, कहां पड़ रहा है दबाव, कंठ पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कंठ से निकलने वाले वर्ण, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। विसर्ग और अ तथा आ स्वर वर्ण कंठ से निकलते हैं। तालव्य की बात करें तो ये पांचों तो आपके सामने ही तालव्य से निकलने वाले, चा, छा, जा, झा, इया। इसके साथ ये जो या वर्ण होता है वो भी तालु से ही निकला माना जाता है। या, यहाँ यहाँ पूर्ण स्पर्श नहीं होगा फिर भी, क्योंकि अर्धस्वर है ना। मैंने अभी बताया था कि पूर्ण रूपेण स्पर्श नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, संघर्षहीन होगा, पर थोड़ा उसमें गुण पाया जाता। बोल के देखो, या हल्का सा तालु से जाकर टच कर लेता है। और ये तालव्य शाह जो है, ये तो मैंने पहले ही बताया था, ऊष्म व्यंजन वाला। यहाँ और कोई वह वर्ण नहीं आएगा, पर स्वर वर्ण आएंगे, ई, ई, ई। तो ये दोनों ई बोलते समय जीभ जाकर तालु को स्पर्श करेगी हल्का सा, तो तालव्य। अगला मूर्धन्य, मूर्धन्य में कौन सा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, और ढ, ड और ढ भी द्विगुण भी आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन भी आ जाएंगे यहां। तो 7 व्यंजन यहां आपको दिखाई दे रही है एक ही रो में। अंतस्थ में रा आ जाएगा यहां पर, बोल के देखना, रा। और मूर्धन्य सा आ जाएगा, जिसको अपन षटकोण वाला सा कहते हैं। और साथ ही ऋषि, जिसको कहते हैं रिरी बोला करते हैं, वास्तविकता में इसका शुद्ध उच्चारण है रिरी, पर हम उसको ऋषि ऋषि बोला करते हैं। ऋषि अगर लगना है तो सा पे छोटी मात्रा भी लगानी पड़ेगी। ये रिरी है, क्या है ये, रिरी, ऋषि, ठीक है। तो ये भी मूर्धन्य वर्ण है। दंत की बात करें दोस्तों तो दंत में ता, था, दा, धा, ना, ये मैं पहले ही बचा चुका हूं। साथ में ल, ला भी जो है, जो लुंठित प्रकंपित में डाला था आपने प्रयत्न के आधार पर, वो वास्तविकता में अंतस्थ ही होता है। अंतस्थ वर्ण जो है वो दंत होता है, सॉरी। ला बोलते समय कहीं ना कहीं दांतों पर जाकर जीभ लगती है, और ये वाला जो सरौते वाला सा होता है, ये ऊष्म वर्ण व्यंजन जो श है, ये दंत, दंत, दंत शा होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। आइए आगे ओष्ठ पर चलते हैं। तो ओष्ठ में ऊ तथा ऊ और पा वर्ग जो होगा, पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ होते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते, कंठ तालव्य कहलाते। ए, आई, क्या कहे जाएंगे, ए, आई। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो चीजें, यहां कंठ और तालु का प्रयोग, ए, रे,
वो यहाँ आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, ये बोलकर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल कर लो। बोलोगे आप ए, तो बोलते समय जीभ जाकर हल्के से जाकर तालू पर भी लग जाएगी, और कंठ से तो निकल ही रहा है कुछ, तो ये कंठ तालव्य हो गया, कंठ तालु से निकलेगा। ऐसे ऐ जीभ जाकर लग भी जाएगी और कंठ से भी निकलेगा। अगला है कंठोष्ठ, इसको तोड़ेंगे तो दो भाग निकलेंगे, कंठ धन ओष्ठ, कंठ से भी ओ, तो यहां तो चल ही रहा, साथ में ओठ मिलने की कोशिश करेंगे, बोला ओ, ओठ मिल रहे हैं ना, ठीक है, औ, तो ये कंठोष्ठ हो जाएगा। आगे देखते दंतोष्ठ क्या होता, जहां दांत और ओठ दोनों काम करें, बोला वाह वाह, वाह बोलते समय अंत में जाकर दांतों पर जीभ लगेगी, वाह, ठीक है। और ध्यान रखना है ओष्ठ भी मिलते हुए प्रतीत होंगे। अगला है वर्ष, वर्ष का अर्थ होता है दोस्तों, ये जो हमारे मसूड़े वाले जो हिस्सा होता है उसको वर्ष कहा जाता है हिंदी में। तो आप बोलना जा, जैसे जा आप बोलोगे तो हमारी जीभ नीचे जाकर दोनों मसूड़ों को स्पर्श करेगी, गम को टच करेगी, और वो गम वाला पोर्शन वर्ष कहलाता है। ऐसे ही है दंतशाह, ये वाला, अब ये देखोगे दो जगह दिखाई दे रहा है आपको, दंत भी दिखाई दे रहा है और वर्ष में भी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे सर ने दो जगह क्यों बता दिया। तो अब हमने नहीं बताया, जिनने ये पूरा क्लासिफिकेशन किया उनने ऐसा कहा है। लेकिन ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाए शाखा उच्चारण स्थान क्या है, तो या तो दंत ऑप्शन में मिलेगा या आपको वर्ष मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, या फिर दोनों मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको दिया है कि स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा दंत, दूसरा वर्ष, और तीसरा होगा दंत धन वर्ष, तो आपको फिर तीसरा टिक कर देना, क्योंकि दोनों में मिल रहा है ये कॉमनली। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ छोटी छोटी सी बातें। फिर अगली कैटेगरी है नासिक्य वर्ण। नासिक्य मतलब है ना, मैं पहले ही बताया था, अनुनासिक या नासिक्य वर्ण, तो जो वर्गीय व्यंजनों का पंचम वर्ण, का ख गा अंगा, चाचा जाजा या, टाठा डाढ़ा ड़ा, ताथा दाधा ना, पाफा बाबा मा, ये जो पंचम वर्ण है वो नासिक्य वर्ण कहलाते हैं दोस्तों। और ध्यान रखिए, नासिक्य वर्णों के उच्चारण स्थान में दो चीजें और आएंगी जो अयोगवाह वर्ण थे, अनुस्वार, अयोगवाह वर्ण, एक तो क्या है विसर्ग वाला भाग, और एक अनुस्वार, ये नासिक्य ही होता है, जैसे और आहा बोलते ना। और एक और होता है दोस्तों, यही अयोगवाह में जो चंद्र बिंदु वाला कहते हैं ना, चंद्र बिंदु वाला, जैसे आप पढ़ते दांत, तो दांत लिखते समय दा में आग की मात्रा लगाकर ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते ना आप, तो वो भी एक प्रकार का अयोगवाह है। लेकिन अयोगवाह की कभी संख्या पूछी जाए तो आपको दो ही लगाना है, वास्तविकता में ये अनुस्वार का परिवर्तित रूप है, ये अनुस्वार है दोस्तों, अनुस्वार, अम की मात्रा बोलते ना इसको, अगर ऊपर अंक लिख देते ना, अंक, अंक लिखते समय आप क्या करते हो, जैसे अंतस्थ लिखा है, ये बिंदु लगा हुआ है, ये वही है, इसको अपन क्या कह देते हैं, अनुस्वार कह देते हैं। और इसको चंद्र बिंदु लगा हो तो अनुनासिक वर्ण कह देते हैं। एक लास्ट है स्वर यंत्र से बोला जाने वाला जो हा है, हा वास्तविकता में हा जो एक ऊष्म वर्ण होता है ना, इसको बोलते समय गर्म वायु तो निकलती ही है, ठीक है, और इसको कहते हैं कि हा बोलते समय हा, हकार जैसी ध्वनि निकलती कंठ से, स्वर यंत्र में हा, हकार जैसी ध्वनि निकलती है स्वर यंत्र में कंपन के साथ, उसको स्वर यंत्री या काकल्य, यहाँ काकल नहीं लिखा गया है, वो आपको पीडीएफ में मिलेगा दोस्तों, मैं करेक्शन करके लिख दूंगा, इसको काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों और व्यंजनों का हमने वर्गीकरण कर लिया है। यहाँ आपको ध्यान रखना, कंठ आ तथा आ जो दो स्वर होते हैं, छोटा आ और बड़ा आ, उनका उच्चारण स्थान भी कंठ होता है, ये आपको मैं पीडीएफ में करेक्शन करके दे दूंगा दोस्तों। और यहाँ स्वर यंत्री में एक काकल्य शब्द जोड़ना है, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हा काकल ध्वनि भी के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं और स्वर तंत्र में कंपन होने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कर लेते हैं। स्वर तंत्र जो अपन इसको कहते हैं लैरिंक्स फेरिंक्स, साइंस में अपन पढ़ेंगे इसको, तो स्वर तंत्र के स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हमको पढ़ना है, तो इन्हें दो भागों में बांट लेंगे अपन। नंबर एक होता है दोस्तों आघोष, और दूसरा होता है सघोष, सघोष को ही घोष कहा जाता है,
ठीक है। आ का अर्थ होता है, ठीक है, आ शब्द हिंदी में बिना के लिए प्रयोग किया जाता है, किए बिना, विदाउट। ठीक है, तो आधन घोष। ठीक है, यहां अगर आपको हिंदी सीखनी है तो शब्दों को तोड़ना सीख लीजिए। आधन घोष, आ मतलब एब्सेंट है, नहीं है, क्या, घोष नहीं है, स्वरतंत्र में कंपन नहीं है, तो अघोष होंगे। ध्यान रखना, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, यहां कंपन नहीं हुआ, लेरिंग्स फेरिंग्स में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होगा, वो कैसे वर्ण होंगे, अघोष वर्ण होते। कैसे वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण। इनकी संख्या दोस्तों 13 होती है। कितनी होती है, 13। ध्यान रखिए, ये 13 कौन कौन से मैं बता देता हूं। मैंने वर्गीय व्यंजन पढ़ाए थे, संख्या 25, 5 वर्ग थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इन पांचों वर्गों का पहला वर्ण एवं दूसरा वर्ण, जैसे का वर्ग है तो का और खा, चा वर्ग है तो चा और छा। यहां देख लीजिए आप, ये दिखा हुआ है का और खा, ये पहला वर्ग था का वर्ग, दूसरा चा वर्ग था तो इसके दोनों वर्ण, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। ये टा वर्ग था, इसका पहला वर्ण दूसरा वर्ण टा ठा। ये ता वर्ग था, इसका पहला दूसरा ता और था, पा और फा, पा वर्ग का। तो 2 5 6 10, 2 5 10, 10 तो ये हो गए, और तीनों शाह दोस्तों यहां लिखा है इसलिए वर्गीय व्यंजनों का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों शाह। ठीक है, ध्यान रखिए, अघोष वर्ग का प्रथम द्वितीय व्यंजन और तीनों सा अघोष होते हैं। ये ध्यान रख लीजिए, वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा व्यंजन जो है वो अघोष होता है। तो 2 5 10 प्लस 3 13, इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 13 होती है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं सघोष वर्ण। सघोष मतलब साधन घोष, घोष के साथ जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होगा, लैरिंग्स फेरिंग्स में वाइब्रेशन हो। ठीक है, आप तो इनको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बोलते हुए दिख जाइए, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। कॉन्सेप्ट बनाना तो बोलिए, मैं अघोष कहूं तो आप तुरंत बोल कर दे कि कंपन हो रहा क्या, नहीं, आप बोलिए क ख, कंपन हो रहा क्या, नहीं, आप बोला ग। अब अगर ऐसे ही नहीं आया, डिफरेंस नहीं कर पा रहे, एक बार गले पे हाथ रख के बोलिए का ख, कंपन हो रहा नहीं, अब बोला ग, वाइब्रेशन हो रहा क्या, यहां वाइब्रेशन हो रहा क्या, हाँ, घ, अंग। तो यहां हो रहा हो जहां, वो ध्यान रखिए, जहां हो वो सघोष या घोष है, और जहां नहीं हो रहा वो अघोष है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये आप थोड़ी छोटी सी बातें आप ध्यान रख लीजिए। तो ध्यान रखिए, सघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरतंत्र में कंपन होता है। 31 वर्ण है, इनकी थोड़ी सी ट्रक है। ठीक है, वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ठीक है, वर्गीय व्यंजनों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, पहला दूसरा तो आपने देख लिया, का और खा तो निकल ही गया था, कहा अघोष में बचा कौन, ग घ अंगा। ठीक है, तो यहाँ दिए हुए हैं, देखिए ये गा घा अंगा। फिर दूसरा था कौन सा, चावर्ग, वहां का तीसरा वर्ण है जा झा या। ठीक है, आपको इस तरीके से देखते जाना है। ठीक है, ड ढा डा ता था धा ता था, तो यहाँ पर दा धा ना, दा तीसरा है ना, पा फा बा भा, पा फा तो निकल ही गए थे, अब बचा कौन, बा भा मा। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो अंतस्थ वर्ण थे वो भी कैसे होते हैं, आ से अंतस्थ वो सघोष होते हैं, सघोष होते हैं, अंतस्थ वर्ण सघोष होते हैं, या रा ला वा सघोष होंगे। और तीनों सा तो यहां निकल गए थे ऊष्म के, तीनों सा अघोष में निकल गए थे, पर हा बचा था, क्योंकि ऊष्म 4 होते हैं, है ना, तीनों शा और हा बचा था, तो वो कहाँ आ गया, सघोष में आ गया दोस्त। और सभी स्वर 11 स्वर होते हैं, तो ध्यान रखिए 11 स्वर ही कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। तो हमने कहा कि सघोष वर्णों की संख्या 31 होती, कैसे, तीसरा चौथा पांचवा, 3 5 15, 15 तो यही हो गए, और 4 अंतस्थ तो 19।
ठीक है, और एक हा 20 और 11 स्वर तो 31। तो ध्यान रखिए 31 वर्ण सघोष और 13 वर्ण अघोष होते हैं। 44 ये मूल जो वर्ण है, ये 44 थे, वो मैंने आपको सामने निकाल कर बता दिए। यहां देखिए अघोष 13 थे और घोष 31 थे। इनको अगर ऐड करें तो 44 आएगा दोस्तों। अगली कैटेगरी है प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण कहा जाता है मित्रों वायु को, ठीक है, क्योंकि आपके शरीर में जब तक श्वास है, वायु है, तब तक आप जीवित हैं, अन्यथा राम नाम सत्य हो गया। आप सांस नहीं लेंगे तो क्या जी पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो प्राण कहा जाता है वायु को या श्वास को। तो यहां श्वास के आधार पर देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। श्वास या वायु के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होंगे दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का अर्थ होता है कम, ठीक है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है, कम श्वास बाहर निकलती है, वे अल्प प्राण वर्ण होते हैं, और जिनमें ज्यादा निकलेगी वो महाप्राण होते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में, अब स्वर भी हो सकता है व्यंजन भी हो सकता है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलेगी उन्हें अल्प प्राण कहा जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों, वर्गीय व्यंजनों के विषम वर्ण, विषम मतलब ऑड। ऑड कौन से नंबर होते हैं? ठीक है, विचार नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से विभाजित नहीं होंगे वो ऑड होते हैं। 1 3 5, यही है ना, 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये विषम वर्ण होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, ठीक है, कौन से अल्प प्राण है होंगे। तो वर्गीय व्यंजनों का पहला, और ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा। ध्यान रखिए जैसे आपने कहा का, गा और अंगा, ये है विषम वर्ण। खा और घा है वो सम हो जाएंगे, तो यहां हमें विषम वर्ण चाहिए है। ठीक है, अल्प प्राण क्या है? ठीक है, वर्गीय व्यंजनों के विषम वर्ण 1 3 5 तथा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ कौन से है? वही 4, या रा ला वा, या रा ला वा, अंतस्थ। एवं सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण 11 के 11 स्वर वर्ण कैसे होते हैं? अल्प प्राण, जिनको बोलते समय आपको कम काम करना पड़ेगा। बोल के देखिए, बोल कर देखिए स्वर वर्ण, अ आ ई उ रि ए ऐ ओ औ, ऐसे ही बोलते ना आप, है ना? तो ध्यान रखिए ये सभी बोलते समय आपको कम काम करना पड़ेगा। ई उ रि ए ऐ ओ औ, इनको बोलते समय कम काम करना पड़ेगा। जैसे बोला क, ग, अंगा, ठीक है, पर बोला आपने च, ज, इया, इनको बोलते समय थोड़ा सा कम कम काम करना पड़ेगा, श्वास कम निकलेगी, कम निकलेगी। ठीक है, इसके ऑपोजिट जो महाप्राण होंगे उनमें ज्यादा निकलेगी। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, तो वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण बोल के देखनिया, ख, अधिक निकल रहा ना, क कम निकला था तो वो अल्प प्राण था, ख अधिक निकल रहा है ना तो महाप्राण है, ग कम निकला था तो अल्प प्राण, घ अधिक निकल रहा है तो महाप्राण। ऐसे वर्गीय व्यंजनों का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण एवं तीनों शाह, चाहे वो तालव्य शाह हो, ये वाला दोस्तों कौन सा शाह है? तालव्य है। ये कौन सा है? मूर्धन्य है। ये कौन सा है? दंत्य है। तीनों शाह और हा भी, ये महाप्राण वर्ण होते, ठीक है, महाप्राण वर्ण हो गए। ठीक है, ध्यान रखना लेकिन दोस्तों, सभी स्वर जितने भी होंगे वो एक तो सघोष होते हैं, ठीक है, घोष के साथ निकलते हैं। दूसरा अल्प प्राण होते हैं। यहां मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब सघोषों की बात अपन ने कर ली थी, ठीक है, तो जब सघोष पढ़ रहे थे ना तो यहाँ सारे स्वर वर्ण आ रहे थे ना, सारे स्वर वर्ण आ रहे थे, ठीक है, ये देखो सारे स्वर वर्ण थे, सभी स्वर, तो सभी स्वर सघोष होते हैं, लिखा है सभी स्वर सघोष होते हैं एवं अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण में मैंने यहां बताया देखो कि सभी स्वर
अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते, तो ये स्वरों के संबंध में पढ़ लिया हमने। सभी स्वर सघोष होते हैं एवं अल्प प्राण होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर एक टेबल है जो मैं पहले आपको क्लियर करा चुका हूं दोस्तों, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने वाली बात जो मैं वहां कह रहा था ना, कंठ वाली बात जो वहां छूट गई थी टेबल में, यहां मिल गई, देखिए कंठ में अ तथा आ मिल गया, और ये यहाँ पे अहा मिल गया, वो विसर्ग मिल गया, हा भी मिल गया दोस्तों, और का वर्ग भी मिल गया, का खा गा घा अंगा यहाँ मिल गया ना आपको। तो ये पूरा का पूरा टेबल वहां पर जो मैंने बताया था, तो यहाँ आके आपको क्लियर हो जाएगा। उच्चारण स्थान का मुख्य के आधार पर वर्गीकरण कर दिया है दोस्तों व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का। आइए भाषा के संबंध में कुछ विशेष तथ्यों की बात करते हैं। वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्हों एवं लिपि चिन्हों दोनों के रूपों में होता है। मैंने आपको कल वर्णमाला जब शुरू की थी तब मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो ध्वनि होती है वो उच्चरित है। भाषा का सबसे छोटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। मैंने कुछ बोला और उसको लिख दिया, मैंने कहा आज जब मैं बोल रहा हूं वो ध्वनि थी, उसको मैंने लिख दिया तो वर्ण बन गया। तो वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्हों एवं लिपि चिन्हों दोनों रूपों में होता है। एक तो ध्वनि चिन्ह कर दीजिए या लिपि चिन्ह कर दीजिए, और ध्यान रखिए अनुस्वार की बात कर रहे हैं और विसर्ग। यहाँ पर मैं कल भी आपसे मैंने बात की थी जब मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी वर्णमाला की, कि अनुस्वार और विसर्ग ना ही स्वर है ना ही व्यंजन। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भी इसके संबंध में काफी विस्तृत चर्चा की, और पंडित वासुदेव नंदन प्रसाद ने भी अपनी पुस्तक में विशिष्ट चर्चा की। पंडित वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं कि अयोगवाह वर्ण कहा जाता है किसको? अनुस्वार को और विसर्ग को। अयोगवाह शब्द का अर्थ होता है योग ना होने पर भी साथ साथ रहना, दोनों में कोई मेल नहीं है फिर भी साथ साथ रह रहे हैं दोस्तों, तो वे अयोगवाह कहलाते हैं। और ये ना ही स्वर है ना ही व्यंजन, क्योंकि ना तो ये स्वरों के समान होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता पड़ती, इसलिए स्वर नहीं हो सकते ये, ठीक है। अम को लिखने के लिए आ चाहिए पड़ेगा, आ को लिखने के लिए आ चाहिए पड़ेगा, तो ये स्वर नहीं है। और ये व्यंजन वर्ण भी नहीं होते दोस्तों, क्योंकि व्यंजन का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, परंतु अयोगवाह वर्णों में अम को और आहा को कभी अकेले नहीं लिखा जा सकता, दोनों बिंदु लगाकर आप कभी शब्द शुरू नहीं कर सकते दोस्तों। तो अयोगवाह कहे जाते हैं दोस्तों, ये ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, दोनों का किसी के साथ कोई योग नहीं है, इसलिए अयोगवाह कहे जाते हैं। अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार मैंने पहले कहा था, अनुस्वार को नासिक वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। और जितने स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 है ना, 5 वर्गों में है, उनका पंचमा अक्षर है। जैसे काखा गागा अंगा पांचवा अक्षर है, चाचा जाजा इया टाठा डाडा ना ताथा दादा ना पाफा बाबा मा, ये पांचवा अक्षर जो है वो नासिक के वर्ण होता है या अनुनासिक वर्ण होता है। ये तीसरा फैक्ट था, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथा तथ्य पढ़ते हैं दोस्तों। पंडित कामता प्रसाद गुरु अपने ग्रंथ हिंदी व्याकरण में लिखते हैं कि मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं। यहां लिखा है वही, मात्राएं स्वरों के चिन्ह होते हैं जिन्हें व्यंजनों के साथ लिखा जाता है, क्योंकि मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं व्यंजनों की नहीं। और हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या 10 होती है, ऐसा किसने कहा? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अपने ग्रंथ हिंदी व्याकरण में कहा। क्योंकि ये जो छोटा वाला आ है ना, इसकी मात्रा अदृश्य होती है, अनार वाला आ जो होता है इसकी मात्रा अदृश्य होती है, इसलिए मात्रा 10 है, ठीक है। 11 स्वर है लेकिन मात्राओं की संख्या 10 है। किसने कहा? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। इस तथ्य को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मात्राएं स्वरों के चिन्ह होते हैं जिन्हें व्याकरण के साथ लिखा जाता है, सॉरी जिन्हें व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। आ स्वर को छोड़कर सभी के लिए मात्राएं हैं। आ को अदृश्य मात्रा वाला स्वर कहा जाता है। कुल मात्राएं 10 हैं, ठीक है। ऐसा किसने कहा था? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अपने ग्रंथ हिंदी व्याकरण में इसकी चर्चा कर दी थी दोस्तों। एक या अधिक ध्वनियों का उच्चारण यदि एक झटके में होता है तो उन्हें अक्षर कहते हैं। एक या अधिक ध्वनियों का उच्चारण एक ही झटके में कह दीजिए तो उन्हें अक्षर कह दिया जाता है ना। अक्षर शब्द का अर्थ मैंने कल भी बताया था, आ धन क्षर, जिसका क्षरण नहीं होता वही तो अक्षर है।
कहते शब्द ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म होते हैं इनको, ये कभी मरते नहीं है, ये कभी खंडित नहीं होते। ठीक है, तो एक ही झटके में जो बोल दिया जाता है उसे अक्षर कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। किसी शब्द के उच्चारण के पहले जो जो किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। इसको समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, हमने कहा एक शब्द बोल रहा हूं मैं, पन्ना। मेरे साथ बोलिए, पन्ना। यहां ज्यादा बल किस पर देना पड़ा? नापे की पापे? पा पर। क्यों? क्योंकि पा के बाद जो है आधा ना है। और ध्यान रखिए, बलाघात कहां होता है? संयुक्त अक्षर के पूर्व के वर्ण पर बलाघात होता है। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर कौन है? कि स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित व्यंजन हो, वो दोनों जुड़ जाए, सजाती है। जैसे आधा का पक्का, पक्का पे पा पे बलाघात होगा, क्योंकि आधा स्वर रहित व्यंजन आधा का, और फिर पूरा का स्वर सहित व्यंजन, इसके पूर्व के वर्ण पर सदैव बलाघात होता है। अन्ना, आ पर बलाघात होगा। पन्ना, पा पर बलाघात होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, किसी अक्षर पर जहां बल दिया जाए, किसी शब्द के उच्चारण करते समय जिस अक्षर पर बल दिया जाता है वहां उस बलाघात होता है दोस्तों। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के वर्णों की चर्चा की जो मैं पहले बता चुका हूं। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्राज्ञा 48, 2 अयोगवाह होते हैं, अम और आहा 50, और 2 द्विगुण होते हैं, डा और ढा। तो ये 52 वर्ण पर हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33, और 33 का भी वर्गीकरण इस प्रकार है कि 25 अंतस्थ, 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन, तो 33 हो गए। ठीक है, मैंने पहले कहा था, पहली कक्षा में कहा था, उसी को रिपीट कर रहा हूं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है, और भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई शब्द होती है। ठीक है, और ये भी है कि विसर्ग का उच्चारण अह के समान होता है, अह के समान होता है। ये विसर्ग जो एक प्रकार का अयोगवाह वर्ण होता है। कुछ एनसीईआरटी की बात कर देते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर कभी पूछ लिया जाए तो ये जो कुछ वर्ण दिखाई दे रहे हैं, न, स, ज, र और ला, इन सब की उच्चारण स्थान वर्ष माना गया है। एनसीईआरटी में माना गया है कि इनको बोलते समय वर्ष मतलब वो जो आपकी गम्स है वहां पर जीव स्पर्श कर जाती। बोला ना, फिर दंतशा बोल दो, दंतशा में सा, जा, रा, ला, इनको बोलते समय जीव जाकर दोनों नीचे के निचले हिस्से के मसूड़ों जो गम्स होते हैं उनको टच करते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन सब का उच्चारण स्थान वर्ष है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा के शब्दकोश में शब्द क्रम के रूप में वर्णमाला के क्रमबद्ध वर्गों से, तो यहां पर ये ध्यान रखना है, ये वर्णमाला का शब्दकोश, शब्दकोश में शब्द क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है कि वर्णमाला लिखी जाए तो किस तरीके से लिखी जाए। ये यहां पर बताने की मैं चेष्टा कर रहा हूं कि पहले स्थान पर आता है दोस्तों अनुस्वार। पहले स्थान पर अनुस्वार बिंदु वाला, चंद बिंदु वाला और विसर्ग वाले। दूसरे स्थान पर आते हैं अ, ये स्वर वर्ण आ जाते हैं। और तीसरे स्थान पर व्यंजन वर्ण का से लेकर के हा तक। इसको व्यवस्थित रूप से यहां देख लेते हैं। ये हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण क्या है? तो पहले पे आ गया आपका क्या? अनुनासिक वर्ण, ये अनुस्वार वर्ण आ गया, ये विसर्ग आ गए। ये तीनों को पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर क्या लिखिए आप? यहां से आपके स्वर शुरू हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, स्वर में भी आपको यहां ध्यान रखना है किस तरीके से होगा। ये आपके स्वरों का क्रम है। यहां पर आ, इसमें आम आ गया, ये वाली आ गई, या ये भी आ सकती थी यहां पर, या फिर ये भी आ सकता था यहां पर। इसी तरीके से आप देखेंगे यही क्रम आपका बना जाएगा। आइए यहां देखते हैं व्यंजन वर्णों में। तो यहां देखिए, का के बाद जरूर छा दिखाई दे रहा होगा। आप सोचोगे छा तो यहां कैसे आ गया? तो छा यहां इसलिए आया कि मैंने आपको बताया था छा एक संयुक्त व्यंजन है जो हलंत युक्त का
और मूर्धन्य शा से बनता है तो हलंत युक्त का के बाद छा ही लिखा जाएगा, क्योंकि का और सा के मेल से बनता है। इस तरीके से चलिए, जहां जहां संयुक्त व्यंजनों की बात होगी वहां वहां ये आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि ये तालव्य शा और रा से मिलता है। तालव्य शा धन रा के मेल से क्या बनता था, श्रा, यहां आ गया, देखिए। जहां जहां होगा जा और इया के मेल से क्या बनता था, यहां आ जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन वहां आएंगे जिसके पूर्व का वर्ण जो होगा, जिसके मिलने जिससे मिलकर बनता है, उसका जो पूर्व वर्ण होता, पहला वर्ण होता, उसी के बाद ही संयुक्त व्यंजन लिखे जाते हैं दोस्तों। द्विगुण व्यंजन भी यहां आ जाएंगे, क्योंकि डा के जैसे ही है ढ, ड के जैसे ड है और ढा के जैसे ढा है, तो यहां आ गए दोस्तों। ये पूरा का पूरा शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारण इसी तरीके से है दोस्तों कि सबसे पहली रो में क्या आ जाते हैं, अनुस्वार या अनुनासिक वर्ण आ जाते हैं। ये दिखाई दे रहे होंगे आप, अयोगवाह वर्ण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे में स्वर वर्ण आ जाते हैं और तीसरे में व्यंजन वर्ण आते हैं। और व्यंजन वर्णों का क्रम भी वही होता है कि संयुक्त व्यंजन भी कहाँ आता है कि जिससे वह मिलकर बना है उसके पहले वर्ण के बाद, तो छा यहां आएगा, त्रा यहां आएगा, छत्रज्ञ, है ना, छत्र। तो ता के बाद ता, हलंत युक्त ता और रा के मेल से क्या बनता, त्रा, यहां आ गया। ज्ञा कैसे बनता, जा और इया से, तो यहां आ गया। हलंत युक्त जाधन इया से बनता है, तो यहां आ गया। इसी तरीके से ये शब्दकोश निर्धारण हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, रा के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हैं कि रा के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं। ये सबसे टिपिकल यहां की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि रा के रूप क्या हो सकते हैं। जिस प्रकार स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखने के लिए स्वर की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखने के लिए स्वर की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार रा व्यंजन को अन्य व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए रा के विभिन्न रूप होते हैं। वो कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। आपने रा की अलग अलग तरीके की मात्राएं लिखी होंगी, कोई नीचे रहती है, कोई ऊपर रहती है, कोई मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, वो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। रा से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो, मतलब व्यंजन का शुद्ध रूप हो, रा के पहले, ठीक है, रा के पहले क्या हो, कोई स्वर रहित व्यंजन हो या व्यंजन का शुद्ध रूप हो, तो रा क्या करता है, उस स्वर रहित व्यंजन में निचले हिस्से में इस खड़ी पाई के रूप में या बाईं ओर टेढ़ी, बायां मतलब लेफ्ट साइड, बाईं ओर टेढ़ी रेखा के रूप में ये लिख लिया जाता। फिर से सुने, रा के पहले, रा पूरा रा, ठीक है, यहां हलंत युक्त की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा रा, स्वर सहित रा, स्वर सहित रा के पहले यदि क्या हो, कोई व्यंजन हो, और व्यंजन कैसा हो, स्वर रहित हो, मतलब शुद्ध रूप हो व्यंजन का, हलंत युक्त हो, तब वह हलंत युक्त व्यंजन और रा मिलकर के क्या करेंगे, रा के रूप को बदल देंगे और रा एक खड़ी पाई के रूप में, खड़ी पाई नहीं सॉरी, तिरछी रेखा, बाईं ओर झुकी हुई तिरछी रेखा के रूप में बदल जाता है। यहां देखिए दोस्तों कि ये हलंत युक्त दा है, या यूं कहें कि स्वर रहित दा है, या यूं कहें कि व्यंजन का शुद्ध रूप है, उससे रा मिला तो क्या बना, द्र। ये पा है दोस्तों, हलंत युक्त पा है, या व्यंजन का शुद्ध रूप है, या स्वर रहित व्यंजन है, इससे रा मिला तो क्या बना, प्रा। ये रूपांतरण था पहला रा का। दूसरा रूपांतरण देखते हैं दोस्तों, जिन व्यंजनों का निचला हिस्सा गोलाई लिए होता है, मतलब खड़ी पाई जिसमें नहीं होती, इस प्रकार की खड़ी पाई, खड़ा डंडा नहीं होता, ये वाला खड़ा डंडा नहीं है उनमें, मुड़ा मुड़ा हुआ है, मुड़े कौन होती है, या तो टा, या तो ठा, या डा, या ढा, यही मुड़े हुए होते हैं ना, ये गोल होते हैं। तो यहां पर रा देखते हैं, रा देखते कैसे, यदि ये मुड़े हुए जो निचला हिस्सा जिनका गोलाई वाला होता, राउंड वाला होता है, यदि ये बे व्यंजन स्वर रहित हो, ये ऐसे वाले ये स्वर रहित हो और उनके बाद रा हो, जैसे यहां दिखाई दे रहा आपको, तो उनके लिए ये वाला चिन्ह जो राष्ट्र में लगाते, ये वाला चिन्ह,
इस वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये व्यंजन है, व्यंजन का शुद्ध रूप है या स्वर रहित व्यंजन है। इसके बाद रा मिला तो क्या बन गया? ड्र। यहां भी देख लीजिए आप, ठीक है, ये हलंत युक्त ट्रा है, इसमें रा जुड़ा तो क्या बन गया? ट्रा। तो ये भी एक प्रकार का रा का रूप है। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, जब स्वर रहित व्यंजन के बाद रा हो और स्वर रहित ता हो, अगर जैसे ता है तो वही वाली बात, वहां संयुक्त व्यंजन की बात कर ले तो संयुक्त व्यंजन में हलंत युक्त ता के बाद रा आता है तो त्रा बन जाता है। यही बात यहां पर की गई है दोस्तों। तो त्रास बन गया। देखिए ये क्या था? हलंत युक्त ता था और रा मिला तो क्या बन गया? त्रा। यहाँ भी त्राण देख लीजिए, हलंत युक्त ता होगा, ठीक है, और रा में आ की मात्रा लग जाएगी और णा हो जाएगा, त्राण हो जाएगा। ठीक है, आइए चौथा देते हैं, शा के बाद रा हो, हलंत युक्त शा के बाद रा हो तो शा का रूप बदल जाता है, स्त्रा बन जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन में पढ़ा दिया था। पांचवा देखते हैं, यदि स्वर रहित सा, कौन सा सा है ये? दंत शा के बाद रा हो तो हलंत युक्त सा के निचले हिस्से की खड़ी पाई में एक तिरछी रेखा लग जाती है, जैसे कि ये हो जाता है स्रोत वाला, इस तरीके से आधा शा और इसी में जुड़ जाता है क्या? पूरा रा होकर इस तरीके से जुड़ जाता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है? श्रो हो जाता है। आधा शा में रा जुड़ गया तो श्रा हो गया और इसमें ओ की मात्रा और लगी है तो श्रो हो गया। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए अपन कि यदि दंत शा हो और उसके बाद रा हो तो फिर आप ऐसे लिखोगे, जैसे अपन ने कहा स्त्री। ठीक है, तो स्त्री में क्या होता है? आधा दंत शा होगा और धनता होगा और रा में बड़ी की मात्रा री, तो ये सब जुड़कर क्या बन जाता है? स्त्री। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, यहां आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर जगह रा बाद में आ रहा था, लेकिन ये जो रेफ होती है, रेफ में रा पहले आता है। इसके उच्चारण के आधार पर अगर आप समझ लोगे तो आपको कई प्रश्न सही करने के लिए मिल जाएंगे। जैसे पूछा जाता, आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? अक्सर पूछा जाता है, तो वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम गलती कर देते हैं। इसके वर्ण विक्षेपण में भी आपको दिक्कतें आती हैं, जो मैं आगे आपको सिखा दूंगा। यहां पर आप देखिए, स्वर रहित रा रेफ कहलाता है। सभी जगह ये पूरा था, यहाँ स्वर रहित नहीं था, स्वर सहित था, परंतु यहाँ पर क्या है? आधा है। देखिए हलंत युक्त है, जो अगले वर्ण की सिरोरेखा पर अर्धव्रत के रूप में लिखा जाता है। ध्यान रखिए, जो स्वर रहित रा होता है, यहाँ हलंत लगाना भूल गए हैं। ठीक है, स्वर रहित रा रेफ कहलाता है, जो अगले वर्ण की सिरोरेखा पर, सिरोरेखा कहलाती दोस्तों ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन सिरोरेखा कहलाती हिंदी में। तो सिरोरेखा के ऊपर खड़े अर्धव्रत के रूप में, ये देखो स्टैंडिंग अर्धव्रत ये बना हुआ है, स्टैंडिंग अर्धव्रत। यहां पर मां के ऊपर जहां मैं घुमा रहा हूं, यह कर्सर घुमा रहा हूं। ठीक है, तो अर्धव्रत के रूप में लिखा जाता है। देखिए जैसे यहां पर रा आधा है, मां तो म। ठीक है, ऐसे लिखा कैसे होगा ये? इसका विक्षेपण देखें तो चा, चा के बाद, ठीक है, रेफ आ गई या हलंत युक्त रा आ गया और बाद में मां, तो इस हलंत युक्त रा का रूपांतरण हो जाएगा, चर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से शर्मा, वर्मा, सर्च, चर्च, अर्चना में भी आ जाएगा, आशीर्वाद में भी यही मात्रा आ जाती है दोस्तों। ठीक है, कुछ हिंदी में द्विरूपता वाले शब्द देख लेते हैं, जिनकी आज भी दो रूप प्रचलन में है, वो द्विरूपता वाले शब्द कहलाते हैं और दोनों सही माने गए हैं। ठीक है, ये दो रूपता वाले शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? ठीक है, जैसे गर्दन, ऐसा भी लिखोगे तो भी सही मान लोगे, ऐसा भी लिखोगे, लेकिन ज्यादा सही ये वाला होता है। ठीक है, बिल्कुल, अक्सर आपने देखा होगा कई साहित्यिक किताबों में ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, कुर्सी इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी, सर्दी इस तरीके से भी, इस तरीके से। ये कहलाते हैं दोस्तों द्विरूपता वाले शब्द, दो रूप है वो दोनों ही सही माने गए। अब मैं आपको शब्द क्रम की बात करता हूं। शब्द क्रम पढ़ने से पहले आपको एक मिनट के लिए रिकॉल कहलाता हूं। आपको बार बार यहां पर एक चीज सुनने मिलेगी कि व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत युक्त होता है और
व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनमें स्वर छुपा हुआ होता है। और शब्द क्रम में इसको वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। शब्द क्रम को या विक्षेपण करने से पहले हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो स्वर वर्ण था वो निकाल लेते। किसमें छुपा हुआ था? व्यंजन वर्ण में। तो व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत युक्त आ जाएगा, वही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपका वर्ण विक्षेपण कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। आइए देखते हैं पहला शब्द था त्रास। पहला शब्द क्या था? त्रास। ठीक है, त्रास में हलंत युक्त ता होगा दोस्तों, हलंत युक्त ता होगा। ये आपको पीडीएफ में सही करके मिल जाएगा। हलंत युक्त ता धन रा, तो क्या हो गया? त्रा। यहां रा पर भी हलंत आएगा दोस्तों, दोनों पे रा आएगा। आ में आ की मात्रा तो त्रा हो जाएगा। ये तीनों मिलेंगे, आधा ता आधा रा और आ मिलकर के बनाएगा त्रा। और सा में भी हलंत आएगा दोस्तों, त्रास। ठीक है, त्रास। अगला देखते तृण। ठीक है, ये वाली जो नीचे की मात्रा है ये रेफ नहीं है दोस्तों, ये रिरी है। ठीक है, ये कोई रा का परिवर्तित रूप नहीं। कई लोग कहते हैं रा का रूप है, लेकिन रा का नहीं है, ये रिरी का रूप है। तो त्रा ऐसा लिखना हो तो ता में रिरी जोड़ दीजिए तो त्रा हो जाएगा, ड़ा में आ जोड़ दीजिए तो ड़ा हो जाएगा तृण। तंतु। ठीक है, तंतु ता और अम, तम हो जाएगा और ता और उ तंतु। त्योहार देख लीजिए दोस्तों, त्योहार। ठीक है, त्योहार में भी क्या होगा? आधा ता और या आमेव की मात्रा यो त्यो और हा और आर, त्योहार। ठीक है, श्रेय देखिए दोस्तों, है ना? श्रेय में शा भी हलंत युक्त होगा और रा भी हलंत युक्त होगा और ये भी श्रेय हो जाएगा। ठीक है, श्रांति। श्रांति एक, वास्तविकता में ये जो श्रा है ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो हलंत युक्त शा, हलंत युक्त रा और आ की मात्रा हो जाएगा श्रांति। और ये अम की बिंदी है दोस्तों। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है शब्द क्रम। शब्द क्रम आपको ध्यान रखते हुए बस इतना याद रखना है कि व्यंजनों का शुद्ध रूप हलंत युक्त होता है। यदि आपने ये ध्यान रख लिया तो आपका कभी भी ये शब्द क्रम गलत नहीं होगा। मैं आगे की क्लास में भी वर्ण विक्षेपण आपको करवाऊंगा। यहाँ तो केवल मैंने एक परिचय दिया था दोस्तों, समय बहुत अधिक हो रहा है इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में निपटा रहा हूँ। अगली क्लास में मैं पूरा वर्ण विक्षेपण आपको बहुत क्लियरली पढ़ा दूंगा दोस्तों। नोटपैड आने के बाद मैं आपको एक एक वर्ण लिखकर पढ़ा दूंगा। अभी नोटपैड आया नहीं, इस कारण से मुझे ये बार बार दिक्कत हो रही है, अदरवाइज ये सारी चीजें मैं यही क्लियर कर देता दोस्तों। तो ध्यान रखिए, आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं दोस्तों, इसी आशा के साथ कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको कहीं कोई कमी लग रही है दोस्तों तो निश्चित ही आप मुझे बता सकते हैं, और आपका दिया गया रिव्यू मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मैं जरूर इस पर अपने लिए काम करूंगा, अपने लिए इंप्रूव करूंगा दोस्तों। तो आप ओरिजिनल रिव्यू दीजिए और अपनी संविदा और मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा और मैं हिंदी के लिए सब इंस्पेक्टर की हिंदी पढ़ने के लिए ये क्लासेस लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों। मैं पूरी हिंदी कंप्लीट कराने वाला हूं। साथ ही ध्यान रखना दोस्तों कि मैं दोपहर 12 बजे पर्यावरण भी ले रहा हूं दोस्तों, और डेली रात 8 बजे मेरी हिंदी की क्लासेस होती हैं दोस्तों। तो आप दोनों क्लासेस को बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से ज्वाइन करिए दोस्तों। और साथ साथ जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको लाइव क्लासेस में उसके एमसीक्यू करवा रहा हूं। तो सारी क्लासेस आपको पढ़ना है तो मुझे फॉलो करना होगा, मुझे सब्सक्राइब करना होगा अनअकैडमी पर, ताकि प्रत्येक रिचुअल की क्लास आपकी मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और पूरी तैयारी करने के लिए आप चाहें तो मेरा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी दोस्तों। आप मुझसे सीधे डाउट क्लियर कर पाएंगे, आप मुझसे बिल्कुल जुड़ करके हर एक चीज पूछ पाएंगे दोस्तों, स्पेशल तैयारी कर पाएंगे। हमेशा किसी भी समय आप मुझे कॉल करके मुझसे जानकारी लेते रहेंगे दोस्तों। ये आपको सुविधा कब मिलेगी जब आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, और सब्सक्रिप्शन बड़ा ही सस्ता है दोस्तों। और एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आपको अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए काफी है, और उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए दोस्तों। तो आपको AUP10 नामक रेफरल कोड जरूर लिखना है दोस्तों, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा दोस्तों। तो 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन जरूर लें और अपनी तैयारी को एक परफेक्ट गाइडेंस
के लिए तैयार कर लें दोस्तों। इसी चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, इसी आशा के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार दोस्तों।